हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज आप जैसा कि देख रहे हैं कि आज हम शुरू कर रहे हैं भूत प्रेतों के सच्चे किस्से, एक औसम पुस्तक। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम डरावनी कहानियाँ और रोमांचक कॉमिक्सों के लिए हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं भूत प्रेतों के सच्चे किस्से। ये देख रहे हैं आप भूत प्रेतों के सच्चे किस्से। कैसा हॉरर कवर फर्स्ट है। देश और दुनिया के भूत प्रेतों के सच्चे किस्से। भूत प्रेतों के सच्चे किस्से। भूत प्रेतों के सच्चे किस्से। भूत प्रेतों के सच्चे किस्सों पर आधारित अलौकिक जानकारी से भरपूर एक रोमांचकारी पुस्तक। भूत प्रेत कल आना। क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? पहले दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुनिए। रात को रेलगाड़ी एक सुनसान जंगल से जा रही थी। रेलगाड़ी के एक डिब्बे में केवल 2 यात्री बैठे थे। इतने में एक ने पूछा, क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? दूसरा बोला, नहीं। यह सुनते ही पहला व्यक्ति गायब हो गया। यह कहानी मैंने 20 साल पहले भी सुनी थी। मुझे सुनाई थी नई दिल्ली से प्रकाशित सांध्य अखबार सांध्य टाइम्स के पूर्व संपादक श्री सत सोनी ने। उन दिनों में 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं दी थी। 2.5-3 महीने की छुट्टियां दी थी और मुझे लिखने का नया नया शौक हुआ था। श्री सत सोनी के आग्रह पर मैंने छुट्टियों में भूत प्रेतों पर खासी खोजबीन की थी। हफ्ते 2 हफ्ते में भूत प्रेतों पर कई लेख सांध्य टाइम्स में छपते गए। बाद में दूसरी पत्र पत्रिकाओं में भी भूत प्रेतों पर मेरे लेख छपते रहे और आज भी छप रहे हैं। लेकिन क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? मेरी किताब का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है। किताबों में दर्ज दुनिया के भूत प्रेत दिमागी उपज नहीं है और ना ही कहानियाँ किस्से हैं, बल्कि वे हैं जो हुआ है और हो रहा है। विज्ञान के इस युग में बहुत से लोग भूतों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आज भी कई बातें विज्ञान की परिधि से बाहर हैं। तो चलिए इसमें पहला किस्सा शुरू करते हैं। खूनी दरवाजे में खून के छींटे। दिल्ली के दरियागंज से जरा परे बहादुर शाह जफर मार्ग, जहां आती जाती सड़कों के बीचों बीच चौड़ी फुटपाथ पर पड़ा है खूनी दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर खड़ा है खूनी दरवाज़ा। लाल पत्थरों के दरवाजे के भीतरी दरवाजों पर आज भी वहाँ खून के छींटे बिखरे रहते हैं। बारिशों में तो इसकी दीवारों से पानी नहीं बल्कि खून टपकता है। तय है कि आज भी पड़ते खून के छींटों के रहस्य के तार खूनी दरवाजे के इतिहास से जुड़े हैं। तो क्या है खून से सना इतिहास? दरवाज़ा खूनी दरवाजे का खून भरा इतिहास है और वर्तमान भी। आज दरवाजों में रूहों और जिन्नों का डेरा है। दरवाजों पर रात की शिफ्ट का गार्ड राघव मानता है कि आधी रात के बाद दरवाजे के भीतर दीवारों पर खून के छींटे छिड़क जाते हैं। तो और एक और रात को एक कोने में खून बिखरता है, दूसरी तरफ रात को किसी दूसरे कोने पर। लेकिन क्यों कोई नहीं जानता। बस इतना कह सकते हैं कि सुबह की रोशनी में खूनी दरवाजों के पत्थर का लाल रंग दिन पे दिन गहरा जा रहा है। दरअसल खूनी दरवाजे के खून के छींटों के रहस्य के तार कहीं ना कहीं इतिहास से जरूर जुड़े हैं। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि खूनी दरवाजे का निर्माण 1540 में पठान बादशाह शेरशाह सूरी ने करवाया था। और लाल पत्थरों के दरवाजे को पहले लाल दरवाजा भी कहते थे, लेकिन खून से सने इतिहास के चलते इसका नाम खूनी दरवाजा पड़ गया। इस पर सबसे काली छाया जहांगीर के शासनकाल में पड़ी। बताया जाता है कि मुगल दरबार के बादशाह अकबर के समय से ही अब्दुल रहीम खान खाना का खास रुतबा था। जहांगीर के दरबार में भी खान खाना की वही कद्र थी। इसी बीच जहांगीर के बेटे शाहजहां खुर्रम के पिता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा और खान खाना ने बिना सोचे समझे खुर्रम का साथ दिया था। इधर ये देख सकते हैं कि एक पिक्चर शो की गई है। खूनी दरवाजा, भीतरी दीवारों पर पड़ते हैं खून के छींटे। जहां क्रोध में आकर जहांगीर ने खान खाना की जमीन जायदाद कुर्क कर ली और शाही रुतबा भी छीन लिया। यही नहीं, जहांगीर ने उनके बेटों को भी खूनी दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया। खून के छींटों का बदरंग सिलसिला अभी तक वहां रुका था। मुगल बादशाह शाहजहां के चारों बेटे औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा और मुराद में भी सिंहासन को लेकर जंग छिड़ गई। भाई भाई की जान की दुश्मन बन गया। आखिरकार औरंगजेब ने अपने भाइयों पर फतेह हासिल की और लाल किले की गद्दी भी। औरंगजेब दारा शिकोह से तो खास तौर से सख्त नफरत करता था। उसने दारा शिकोह के बेटे के सिर कटवाकर इसी खूनी दरवाजे पर लटकवा दिए थे। उन्होंने प्रजा के दरबार में अपना आतंक फैलाने के लिए ऐसा किया था। आगे सन 1857 की आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी भड़क उठी थी। दिल्ली में भी क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो गए थे। मुगल साम्राज्य की राजधानी होने के कारण क्रांतिकारियों ने दिल्ली को ही
अपना गढ़ माना। हिंदुस्तान भर से क्रांतिकारी अपने दलों के साथ दिल्ली आ डटे। जमकर संघर्ष चला, कई अफसर और जवान मारे गए। दिल्ली से फिरंगियों के पैर उखड़ गए। क्रांतिकारियों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित किया। बहादुर शाह जफर भी हिंदुस्तान की सच्ची सेवा करना चाहते थे। उन्होंने क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया। उधर अंग्रेज दिल्ली पर धावा बोलने की योजना बनाने लगे। युद्ध के लिए लॉर्ड हडसन को कप्तान चुना गया। कुछ ही दिनों में दिल्ली पर चारों तरफ से धावा बोल दिया गया। अंग्रेजी फौजें लाखों में थीं और बहादुर शाह की हज़ारों में। 20 दिन के जोरदार युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। हारे हुए बहादुर शाह जफर अंग्रेज़ों के डर से हुमायूं के मकबरे में जा छिपे। उनके साथ उनकी बेगम जीनत महल, मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा कद्र सुल्तान नामक 2 बेटे और एक पोता अबू बकर भी था। बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खान ने सलाह दी कि वह दोनों पुत्रों के संग दिल्ली की सरहद से बाहर भाग जाएं, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बादशाह ने सेनापति की सलाह को नहीं माना। इधर गद्दार इलाही बख्श अंग्रेज़ों का चमचा था। उसने बहादुर शाह जफर को समझाया कि वह अंग्रेज़ों से संधि करके पनाह ले। बहादुर शाह उसकी इस मक्कारी को समझ ना पाए और मकबरे से निकलकर लॉर्ड हडसन के पास पहुंच गए। क्रूर हडसन ने उन्हें बेतों से मरवाकर जेल में कैद कर लिया। 22 दिसंबर 1857 को इलाही बख्श ने लॉर्ड हडसन को हुमायूं के मकबरे के बच्चों के छिपे होने की खबर दी। खबर मिलते ही क्रूर हडसन अपनी फौज के साथ उस मकबरे में कूद पड़ा और झटपट बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। लॉर्ड हडसन पैदल ही तीनों बंदी शाहजहादों को लाल किले तक ले जा रहा था तो रास्ते में बौखलाए हिंदुस्तानियों का हुजूम इकट्ठा हो गया। बढ़ती भीड़ देखकर हडसन को लगा कहीं जनसमूह शाहजहादों को छुड़ा न ले, सो उन्होंने फौरन खूनी दरवाजों के करीब तीनों शाहजहादों को गोली मारकर लाशों को दरवाजे पर बेदर्दी से लटका दिया। हडसन की क्रूरता और बड़ी, उसने शहजादों के सिर काटकर उन्हें तश्तरी में रखकर बहादुर शाह जफर को जेल खाने में तोहफे के तौर पर भेजा। सिर कटी लाशों से झरकर बहते खून से दरवाजा खून से भर गया। एक बार फिर 1947 के दंगों के दौरान खूनी दरवाजे पर बेकसूरों का खून बहा। तब हिंदुस्तानी रिफ्यूजी पुराना किला में सुरक्षित शरण के लिए जा रहे थे। खूनी दरवाजे के निकट ही कत्लेआम शुरू हो गया। क्या इन्हीं बेकसूरों की आत्माएं आज भी दरवाजे के आसपास भटक रही हैं? खूनी दरवाजा के पूर्व कस्टोडियल असर खान ने एक अंग्रेजी अखबार से रहस्योद्घाटन किया कि दरवाजे के बाएं रास्ते पर रात के वक्त अक्सर भूत देखे हैं। दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे की शिफ्ट का गार्ड अब्दुल लतीफ़ कहता है कि आज भी बारिशों में दरवाज़ों की दीवारों से खून बहता है। तो आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसके बारे में। अगली दास्तां आती है अमेरिका का मशहूर भूता मकान विंचेस्टर हाउस। यहाँ ये कहा गया है कि अमेरिका के सबसे मशहूर भूता घरों में इसे एक है। विंचेस्टर हाउस कहते हैं। इसकी 4 दीवारी में अनेक आत्माएं बंद हैं। क्यों? क्योंकि विंचेस्टर के हाउस के मालिक की बंदूकें बनाने की फैक्ट्री थी। बंदूकों की गोलियां खा खा कर मौत के हवाले हुए कई गुनहगारों और बेगनाहों की आत्माएं यही डेरा जमाती हैं। विंचेस्टर हाउस के ऐसी रहस्यमय परतें खोलने की कोशिश रहस्य दर रहस्य की शुरुआत हुई सितंबर 1839 में, जब न्यू हेवन इलाके के लियोनार्ड और सार्डी पार्डी के घर बेटी ने जन्म लिया। बेटी का नाम सारा था। वह जवान होकर शहर की बेल डांसर बन गई। बेहद खूबसूरत, कई भाषाओं की जानकार, म्यूजिक की शौकीन सारा को शहर के लोगों के ने सिराखों पर बिठा लिया था। उधर न्यू हेवन के एक परिसर में एक और बांका नौजवान हो रहा था। उसका नाम था विलियम वेट विंचेस्टर। उसके पिता थे कमीजों के व्यापारी के ओलिवर विंचेस्टर। सन 1857 में उन्होंने एक पिस्तौल बंदूक उत्पादन कंपनी पॉलिकिन रिपीटी खरीद ली। सन 1860 में कंपनी ने हेनरी राइफल्स बनानी शुरू की और हेनरी राइफल्स को भरना और गोली दागना आसान था, हर 3 सेकंड। यह है वो हाउस, अमेरिका का मशहूर भूतहा घर विंचेस्टर हाउस। में एक गोली थी, यही रिपीटिंग राइफल बन गई और सिविल वार में उतरी सेना ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। देखते ही देखते ओलिवर विंचेस्टर की किस्मत खुल गई और उसकी बंदूकों की सरकारी ठेका मिल गया। नोटों के अंबार लग गए। आम लोग भी उस बंदूक को खरीदने लगे। उसने कंपनी का नाम बदल दिया, विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स कंपनी। 30 सितंबर 1862 को सिविल वार के दौरान ही विलियम वेट विंचेस्टर और सारा पार्डी ने भव्य समारोह में विवाह रचा लिया। करीब 4 साल बाद 15 जुलाई 1866 को सारा ने बेटी को जन्म दिया, एनी पार्डी विंचेस्टर। बस तभी से दुर्भाग्य ने परिवार पर धावा बोल दिया। बेटी बीमार हुई और 24 जुलाई को चल बसी। सहारा सदमे को सह न सकी, उसकी हालत पागलपन तक पहुंच गई। हालांकि यह पागलपन के दौर में 1 साल में निकल गई, लेकिन वह कभी मां न बन सकी। सहारा अपने घर लौटी और एक हादसा हुआ। विंचेस्टर जायदाद के
वारिस विलियम को टीबी की बीमारी हो गई और 7 मार्च 1881 को उसका निधन हो गया। सो साराह $200 लाख की संपत्ति की इकलौती वारिस बन गई और उसे विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म कंपनी का 48.9% हिस्सा भी मिल गया, जिसे उसने रोजाना $1000 की आमदनी शुरू हो गई। सन 1913 तक इस पर कोई टैक्स भी नहीं था। नई नई हाथ लगी दौलत उसके दुख दर्द को मलहम नहीं बना सकी। सहारा तहे दिल से सदमे में थी। पहले बच्चे को खो दिया, फिर पति को। एक दोस्त के आग्रह पर सहारा ने अपने दुखों का इजहार एक सिद्ध स्वामी से किया। सिद्ध स्वामी बोले, तुम्हारा पति इधर ही है। फिर आगे बोले, उसने मुझे तुम्हें बताने के लिए कहा है, तुम्हें परिवार के खराब ग्रह चल रहे हैं, इसी कारण तुम्हारे बेटे और पति की जान गंवानी पड़ी। अब तुम्हारी बारी है। दरअसल बदकिस्मती छाने के पीछे तुम्हारे परिवार द्वारा पिस्तौलों का निर्माण प्रमुख कारण है। पिस्तौल बंदूकों से हजारों लोग मर चुके हैं। उनकी आत्माएं तुम्हारे परिवार से बदला लेने पर तुली हुई हैं। सहारा को बताया गया कि न्यू हेवन में अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दो और शहर के पश्चिमी हिस्से में अपना नया घर ले लो, फिर नई जिंदगी शुरू करो। उसी घर में पिस्तौलों से मरे लोगों की आत्माएं भटकती हैं, वहाँ निवास बनाओ। तुम अपने घर का निर्माण कार्य हमेशा चालू रखना। जब तक घर बनता रहेगा तब तक तुम जिंदा रहोगी। निर्माण रुक गया तो तुम्हारी सांसें भी ठहर जाएंगी। जल्दी सहारा ने न्यू हेवन का अपना मकान बेच दिया और कैलिफोर्निया के पश्चिम में जा बसी। उसे महसूस हुआ कि उसका मार्गदर्शन उसके स्वर्गीय पति बराबर कर रहे हैं। वह इधर से उधर भटकती रही और जब तक सन 1884 में वह सांता क्लॉज वैली नहीं पहुंची, यहीं उसने एक 6 कमरों का घर खरीदा। मालिक था डॉक्टर क्लेड वेल और निर्माण कार्य जारी था। घर के साथ साथ इर्द गिर्द 162 एकड़ भूमि भी थी। उसने घर का निर्माण शुरू करा दिया। उसके अगले 36 सालों तक घर को बनाया, फिर बनाया, बदलाव किए, अदल बदल की, फिर तोड़ा और बनवाया। एक हिस्सा बनवाया, फिर दूसरा। हथौड़े और ईंटों का शोर रात दिन चलता रहा और अब तक घर बन गया 26 कमरों का। नक्शे के बगैर सारा ने कहे मुताबिक मिस्त्री मजदूर निर्माण करते रहे। रोज सुबह सारा मिस्त्री को समझाती, काम चालू हो जाता। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गए। कमरे कमरे से जुड़ते गए। दरवाजे खिड़कियों से मंजिल पर मंजिल चढ़ती गई। इमारत ऊपर उठती उठती 7 मंजिल बन गई। भीतर 3 लिफ्टें लगाई गईं। सीढ़ियाँ तो भतेरी थीं, कुछ सीढ़ियाँ तो मंजिल के बगैर थीं। कुछ रास्ते दीवार पर खुलते तो कुछ बाहर खुले में बिना छत के। दर्जन भर खामियां रहीं और तो और कुछ स्नान गृहों के दरवाजे पारदर्शी कांच के थे। एक खास बात और, सारा का पीछा अशुभ अंक 13 ने भी किया। करीब करीब सभी खिड़कियों में 13 शीशे, दीवारों पर 13 पैनल, लकड़ी के फर्श पर 13 खाने, बगीचे में 13 क्यारियां। एक को छोड़कर बाकी तमाम सीढ़ियों के 13 थड़े भी थे। इस अकेली सीढ़ी में 42 थड़े थे, जो व्यक्ति को ऊपर नहीं पहुंचाती थी बल्कि ज़मीन पर ही चलाती। वैसे 42 थड़ों की आम सीढ़ी 3 मंजिल तक पहुंचती। असल में आमतौर पर हर सीढ़ी का एक थड़ा 9 इंच ऊपर उठता, लेकिन यह सीढ़ी 2 इंच ही ऊंची थी। सुनने देखने वाले को साराह की हरकतें पागलों जैसी लगती, लेकिन साराह को अपने तौर तरीकों पर पूरा यकीन था। वह इसी तरह बुरी बलाओं पर काबू पा सकती थी। विंचेस्टर बंदूकों से निकली गोलियां खा खाकर बुरे लोगों की आत्माएं साराह की जिंदगी में उथल पुथल मचाने लगीं। लेकिन साराह का घर ऐसे ऊट पटांग तरीके से बन गया ताकि आत्माएं धोखा खा जाएं और भूल भुलैया में फंस कर रह जाएं। मकान का निर्माण सन 1906 तक होता रहा और यह 7 मंजिल ऊंचा खड़ा हो गया। सहारा ने कमरे दर कमरे बनाने का सिलसिला चालू रखा। घर में अकेली रहती, उसके साथ रहते थे नौकर चाकर, मिस्त्री मजदूर और आत्माएं। सारा रात रात भर सो नहीं पाती थी। आत्माओं से बातचीत करती। जब कभी आत्माएं करीब नहीं आती तो वह तड़के पियानो बजाती। कहते हैं कि आते जाते लोग पियानो से बजती धुन की तारीफ किए बगैर नहीं रहते थे, और बावजूद इसके कि पियानो की धुन एकदम बेसुरी थी। ऐसा कैसे हुआ, कोई नहीं जान सका। सबसे ज़्यादा बदकिस्मती रही 1906 में आए भूकंप के बाद। हालांकि भूकंप का केंद्र सैन फ्रांसिस्को था, लेकिन झटके इस कदर जोरदार थे कि विंचेस्टर हाउस की ऊपरी 3 मंजिलें ढह गईं। यहीं नहीं, डेजी रूम की छत भी गिर गई। उसी रात डेजी रूम में साराह सो गई। साराह कमरे में बंद हो गई। वह गहरी सोच में डूब गई कि हो न हो भूकंप आत्माओं की ही शैतानी है, और उससे आगे के 30 कमरों का मलबा ज्यों का त्यों पड़ा रहने दिया। यूं भी मलबा ना उठाने के पीछे उसका मकसद था, मलबा में कैद आत्माएं बाहर ना निकल सकें। अगले कई महीने तक मकान की मरम्मत की जाती रही। घर का विस्तार एक दफ़ा
फिर शुरू हुआ। शयन कक्षों की तादाद 15 से बढ़ाकर 20 और फिर 25 कर दी गई। जगह जगह चिमनियाँ लगाई गईं। ज़्यादातर चिमनियाँ बेवजह बेकारी खड़ी थीं। कुछ का मानना था कि चिमनियों के रास्ते ही भूत आते और जाते हैं। उधर घर में सिर्फ 2 आईने लगे थे। सारा को यकीन था भूत अपनी परछाई से घबराते हैं। 4 सितंबर 1922 को आत्माओं से मुलाकात के बाद रात सराहा अपने कमरे में गई और हमेशा हमेशा के लिए सो गई। तब उसकी उम्र रही होगी 83 वर्ष। सारी संपत्ति अपने भतीजे फ्रांसिस मोरियाट को दे दी और उसी से कुछ अरसे तक कारोबारी कामकाज भी संभाला। अफवाहें उड़ी कि सारा की तिजोरियां का डिनर सेट रखा है, लेकिन ढूंढने के बावजूद तिजोरियां अखबारों की रद्दी, जुराबों, कपड़ों वगैरह से भरी थीं। सोने के बर्तन का तो नामो निशान नहीं था। फर्नीचर, व्यक्तिगत व सजावटी सामान और फालतू निर्माण को हटा दिया गया। सब कुछ बेच दिया गया। खरीदार समूह ने विंचेस्टर हाउस को पर्यटन केंद्र बनाने का श्री गणेश किया। आम लोगों की सुनते ही पहले आए पर्यटकों ने विश्वविख्यात रॉबर्ट एल रिप्ले ने अपने मशहूर कॉलम मानो या ना मानो में भूता मकान को जगह दी। वैसे कमरों की कुल संख्याएं 148 बताई गईं, लेकिन हर बार मिलने पर कमरों की संख्याएं अलग अलग निकलती। मकान की बनावट इतनी भूल भुलैया रही कि सारे कमरों का फर्नीचर निकालने में 6 हफ्ते लगे। सन 1928 में अमेरिकन वीकली में छपा लेख बताता है कि सीढ़ियाँ ऐसी हैं कि ना तो ऊपर जाती हैं ना ही नीचे। और फिर 5 साल बाद कमरे गिने गए तो संख्या 160 हो गई। बावजूद इसके कोई नहीं जान सका कि यह संख्या भी सही है या गलत। आज भूता मकान कैलिफोर्निया का एक ऐतिहासिक लैंडमार्क है। इसका नाम नेशनल पार्क सर्विस में दर्ज है और कमरों की संख्या अज्ञात कही गई है। सवाल है कि क्या आज भी विंचेस्टर हाउस में भूत भटकते हैं? 1 दर्जन मनोवैज्ञानिकों और ओझाओं ने मकान का दौरा करने के बाद यह दावा किया कि आत्माएं आज भी भटकती हैं। मकान के कोने कोने में सराहा विंचेस्टर के भूत के अलावा भी बहुतेरी आत्माओं का डेरा है। पर्यटकों के लिए खुलने के बाद लोग रोज रोज नई नई अनहोनियों से रूबरू होते हैं। कदमों की आहट, रहस्यमय आवाज़ें, हैंडल का खुद पे खुद घूमना, दरवाजे खुलने के हादसे, हिलती डुलती बत्तियां, खिड़कियों का पटकना वगैरह भूता गतिविधियों के गवाह हैं। अगर मौका मिले तो अमेरिका के मशहूर भूताघरों में से एक विंचेस्टर हाउस ज़रूर घूमने जाइएगा। क्या पता आप भी आत्माओं से रूबरू हो जाएं। अगर रूबरू हो जाएं तो मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भूत प्रेतों के सच्चे किस्से का एपिसोड 1 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे फिर भूत प्रेतों के सच्चे किस्से के एपिसोड 2 में। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी रूहानी कहानियों के लिए। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।